वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर वो थ्योरी लाइन प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 2 है। हम लोगों का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किया जिसको हमने स्टडी किया था। उसके अंदर डिटेक्शन एक्सपेरिमेंटेशन में स्टेप्स देखे थे। अब उस स्टेप्स करने के बाद क्या होता है कि साइंटिस्ट जो उस चीज़ पे तहकीक कर रहा होता है, जिसको वो जिस डिजीज़ को या जिस चीज़ को वो स्टडी कर रहा होता है ना, उसकी फिर वो क्या करता है, आगे थ्योरी पेश करता है। अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अपने आके थ्योरी पेश करता है। अगर तो वो थ्योरी ठीक हो जाती है तो फिर वो क्या बन जाती है, लॉ, यानी कि प्रिंसिपल बन जाती है। कोई लॉ बन जाती है, उसे कभी भी कोई आके गलत नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब हमने स्टडी करते हैं, थ्योरी को स्टडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टडी करते हैं थ्योरी को, लेकिन उससे पहले जो वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं वो भी आप लोग वॉच करें। इससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो क्लियर हो जाएगा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टडी करते हैं थ्योरी को। चलिए देखें आप लोग, थ्योरी क्या है। द हाइपोथेसिस डेट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम कॉल्ड थ्योरी, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस हमने की, ऐसी हमने जो है स्टेटमेंट पेश की जो कि टेस्टेड थी और जिसके अंदर कोई गलती भी नहीं थी। तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी हमारे पास बन जाती है। अब थ्योरी जो है वो किसी एविडेंस के मतलब ग्रेट एविडेंस उसके लिए होना चाहिए कि वो थ्योरी को सपोर्ट करता हो, कि भाई मतलब वो ठोस एविडेंस होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए और दोबारा एक्सपेरिमेंट करने पे वही रिजल्ट सामने आना चाहिए, तब वो थ्योरी होगी, नहीं तो उसे रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। अब जैसे देखें आप लोग, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम शो हो रही है। ये है नेचुरल सिलेक्शन। ये जो है डार्विन ने हमें दी थी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। इसके थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, के जिन चीज़ों को नेचर ने सिलेक्ट किया होता है। अच्छा जी, अब ये ठोस सबूत के साथ थी कि देखें ना, यहाँ पर इनके अब वजात है। एंसेस्टर फिंच है जो आगे, जो है इससे आगे वाली फिंच हैं, चिड़ियाँ हैं, उनके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई। कुछ थी वो इंसेक्ट्स खाने वाली थी, कुछ जो थी वो वुड पैकर टाइप थी, यानी कि जो इंसेक्ट लकड़ी को खाते हैं उनको खाने वाली थी, और कुछ सीड ईटिंग थी जो कि बाजरा वगैरह खाती थी। लेकिन ये अपने अपने इलाकों के हिसाब से इनके अंदर मॉडिफिकेशन आई थी। इनको नेचर ने इस तरह सिलेक्ट किया था, इस वजह से ये लोग इस तरह थी। तो ये थ्योरी तो हमारे पास ट्रू जो है वो होगी थी, इसलिए इस थ्योरी को अभी तक कोई भी गलत नहीं कर पाया। यहाँ पर भी आप देख ले हैं कि इधर बीक, इनकी बीक में, इनकी चूंछों में फ़र्क है। इसकी सबसे मतलब है मोटाई की, इसकी फिर कम, और इसकी कम, और इसकी बहुत ज़्यादा बारीक है। तो ये अपने अपने जिन जिन इलाकों में ये रहती थी उस हिसाब से इन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन की। इनको नेचर ने इस तरह से सिलेक्ट किया कि जिस इलाके में ये रहती थी उस तरह की इनके अंदर मॉडिफिकेशन होगी। हालांकि इनका अनसेस्टर, इनके बवजात एक ही हैं, ठीक है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे टाइम टू टाइम इनके अंदर मॉडिफिकेशन आती गई, और ये है अपने नेचर ने इनको इनके मतलब माहौल के, इनके इन्वायरमेंट के मुताबिक इनको सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है ना। ये हमारे पास होगी थ्योरी, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हमें डार्विन ने दी थी। फिर जी क्या होता है, जब थ्योरी हमारे पास क्लियर हो जाती है, जब थ्योरी के पास अंदर कोई गलती निकालने वाला नहीं रहता, तो फिर वो क्या बन जाती है, लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज बिकम्स लॉ, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो थ्योरी है अगर तो वो उसके अंदर कोई गलती नहीं होती है, और फिर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो वैसी ही मतलब सही साबित होती है जैसे कि आपने बताया हुआ होता है। अगर कोई और साइंटिस्ट आके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और रिजल्ट एज अ सेम निकले जैसा कि आपका पहले निकला था, तो वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट उसको बार बार वही प्रूव कर रहा होता है, वही रिजल्ट सेम दे रहा होता है, इसलिए वो क्या बन जाती है, हमारे पास लॉ बन जाती है। उसको कोई भी आके गलत नहीं कर सकता। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल है, ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की इसके अंदर एग्जांपल आती है। मेंडल्स लॉ, अब ये लॉ इसको कोई गलत नहीं कर सकता। कैसे देखें आप लोग इस डायग्राम के अंदर, वो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स यानी कि वन जनरेशन वो बता रहा है कि उसने एक वाइट फ्लावर लिया और जो है वो पर्पल वायलेट मतलब फ्लावर लिया, इनका इंटरब्रीड करवाया, तो आगे जो आने वाली वो सारी जनरेशन थी ना फ्लावर्स की, वो क्या थी, पर्पल कलर की थी। फिर इसने क्या किया कि पर्पल कलर फ्लावर को जो है ना वो दोबारा वाइट के साथ करवाया, तो उसने क्या देखा कि जो F2 वाली जनरेशन थी उसके अंदर कुछ जो थे वो वाइट प्लांट्स थे और जो कुछ थे वो पर्पल प्लांट्स थे, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट डायग्राम भी एक हम देखते हैं। जी, दूसरा जो है वो है हार्डे विंगब्रिंग प्रिंसिपल। अच्छा जी, ये प्रिंसिपल है, इसको भी हम लोग लाई कहते हैं। इसने भी इसी तरह निकाला था कि अगर हम लोग दो चीज़ों को का आपस में इंटरब्रीड करवाते हैं तो थर्ड आने वाली चीज़ कैसी होगी, क्या उसके अंदर कौन सा जो है वो जीन डोमिनेंट होगा, कौन सा अलील डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा, ठीक है। इसने भी इसी तरह ही जो है, जिस तरह के मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस तरह ही हार्डे विंगब्रिंग प्रिंसिपल है, जिसने हार्डे विंगब्रिंग ने किया था कि जी इन्होंने फिर एक फार्मूला दिया था, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इस फार्मूले
के अंदर उन वैल्यूज़ को पुट करके जो है ना हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह इनकी हर चीज़ निकाल सकते थे कि कितने फ्लावर्स में से कितने जो है ना वो येलो है, कितने ग्रीन है, कितने अलील जो है वो डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव है। ये हम किस में करते थे, हार्डे वेंगब्रिंग प्रिंसिपल के अंदर। ओके, फिर जी जब हम लोग सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लेते हैं उसके बाद जब आगे जो लास्ट स्टेज आती है वो होती है डाटा को ऑर्गेनाइज करना और डाटा की एनालिसिस करना कि एक दफ़ा सारा डाटा हम देख लें, उसे एक तरफ इकट्ठा कर लें। चलिए आइए देखते हैं डाटा क्या था। जैसे कि हमने इधर देखा, यहाँ पर जो डाटा था वो टेबल की फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ था, ठीक है ना। इधर भी डाटा टेबल की फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ है। और हम किस किस तरीके, अब देखते हैं ना कि डाटा को हम और किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब जो यहाँ पर डाटा है ये ग्राफ्स की फॉर्म में है, ये ग्राफिकली डाटा चार्ट बना हुआ है। इधर ग्राफिकली कैटेगरी 1 2 3 4, ये मतलब हर सीरीज़ के मतलब इनकी वैल्यू एक्सिस इतनी है, इतने डॉलर्स इसके इतने एम्प्लॉय ये वाले डॉलर कमा रहे हैं, इतने ये वाले। तो सीरीज़ आप देखें यहाँ पर है, किसी के कम है किसी के ऊपर है। ये हमने ग्राफिकली जो है ना वो डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देखें कि हमने यहाँ पर जो है ना वो एक मैप की शक्ल में डाटा को अरेंज किया हुआ है। किसका डाटा, ट्री का डाटा। यहाँ पर हमने एक दरख्त का डाटा जो है वो एक मैप की शक्ल के अंदर अरेंज किया हुआ है कि ट्री जो है हमने पहले देख दिया कि ट्री हमें क्या क्या देता है, तो वुड देता है और ऊपर से ऑक्सीजन देता है। फिर हमने आगे वुड का मैप किया कि वुड की मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑक्सीजन ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स तीनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव करता है और एनिमल्स और ह्यूमंस इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने रिस्पायरेशन के दौरान। और वुड क्या है, ये हाउस बनाने के अंदर, पेपर और फर्नीचर बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वुड की। हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं सर्दियों के अंदर लकड़ी को, सूखी लकड़ी को। तो ये हमने क्या किया, ट्री का जो डाटा था वो मैप की फॉर्म में अरेंज किया। इससे हम डाटा को मुख्तलिफ डाटा ऑर्गेनाइज जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। ग्राफ्स की शक्ल में करते हैं हम लोग, मैप्स की शक्ल में करते हैं, टेबल्स की फ्लो चार्ट की शक्ल में करते हैं। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे स्टेप हैं। किसी भी तरह डाटा को जिस तरह आपको ईजी लगे ना समझना डाटा, उस तरह आप उसको अरेंज कर सकते हैं। जी, फिर जो आगे है कि डाटा एनालिसिस क्या है। फिर अब डाटा को सारे को एनालाइज करना है कैसे। इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंट, यानी कि हाइपोथेसिस जो हमने उस डाटा के ऊपर की कि उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको प्रूव या करें और डिसप्रूव करें कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो हाइपोथेसिस सही थी या गलत थी, ठीक है। उसके भी दो स्टेप है। आगे रेशो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम डाटा एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोग मैथ की फॉर्म में उसको देख लेते हैं कि वाकई के टेस्ट जो था वो ठीक था या नहीं। तो इसके दो तरीके हैं, रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है। अब रेशो को पहले देख लेते हैं। व्हेन रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वोशंट कॉल्ड रेशो, ऐसे दो नंबर जो कि हम लोग रेशो की फॉर्म में अरेंज करें वो हमारे पास होते हैं रेशो, यानी कि उनको हमने क्वोशंट की फॉर्म में यानी कि डिवाइड की फॉर्म में हमने उनको अरेंज करना है। और प्रपोर्शन जो है हमारे पास वो क्या होता है, प्रपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज बाय मीन्स ऑफ साइन ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वल जो है, इक्वल के साइन से हमने दो रेशोज़ को करना है। जैसे कि आप लोग उधर देखते हैं मैथ की, अगर आप लोग बुक देखें आप 9th क्लास का जो है मैथ का पहला चैप्टर, उसके अंदर भी जो है वो इस तरह के प्रपोर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं और रेशो वाले क्वेश्चन। रेशो का आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड की फॉर्म में हमने अरेंज करना है और प्रपोर्शन के इक्वल दो वैल्यूज़ को इक्वल रख के प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको पता है इक्वलिटी का साइन है। और वो भी जो 4 हम लोग डॉट्स लगाते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी ही होते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है वो डाटा को एनालाइज कर सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में और प्रोपोर्शन की फॉर्म में, दो वैल्यूज़ को रखते हैं और फिर देखते हैं कि अगर जिस तरह के आप लोगों की बुक पे एग्जांपल दी हुई है स्पैरो की के जो है वो 100 स्पैरोज़ हैं और उसमें से जो है वो 40 स्पैरो ईल हुई हैं। तो बताएं पीछे कितनी स्पैरो जो हैं वो ईल नहीं हुई। तो वो हम लोग क्या रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में उसका डाटा अरेंज करेंगे। 40 और 100, 40 को 100 पे या 30 को 100 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा मतलब उतनी स्पैरो जो है वो ईल नहीं हुई। तो प्रोपोर्शन की फॉर्म में भी हम डाटा को इसी तरह ही अरेंज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसलिए जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और स्टूडेंट्स वीडियो को फुल वॉच किया करें। हर कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से लिंक करता है, इस तरह फिर ना जो है हमें जो है ना कंसेप्ट सही क्लियर नहीं होता अगर हम लोग वीडियो को हाफ ऑफ या कट करके देखते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ ही जो है वो
बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है आप लोग स्टूडेंट्स। और अगर आपको आज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। अभी के लिए मुझे परमिशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।